नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज आपकी खबर आपका फायदा में एक बहुत खास मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। गुजरात सरकार ने एक जीआर पास किया है, यानी कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया और इसके मुताबिक इसका जो मजमून है वो है नो स्कूल नो फीस। जब तक स्कूल नहीं खुल जाते, जब तक स्कूल बंद हैं, स्कूल बच्चों से, पेरेंट्स से फीस नहीं ले सकते। पूरे कोरोना काल के दौरान बच्चों की, पेरेंट्स की यही डिमांड रही है और इसको अमली जामा एक तरह से गुजरात सरकार ने पहनाने की कोशिश की, लेकिन तब से इस पर विवाद हो गया है। जो गुजरात के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने इस फैसले के विरोध में अब जो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, स्कूल तो पहले से बंद थे लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दी हैं और इस तरह से पूरे मुद्दे पर विवाद गर्मा गया है। और यह मुद्दा सिर्फ गुजरात में सीमित नहीं है बल्कि गुजरात की सरहदों से पार होता हुआ दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में, शहरों में चर्चा का विषय बन गया है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि गुजरात सरकार का ये जो फैसला है ये कितना सही है, स्कूल्स की जो बातें हैं वो कितनी सही है, उनके तर्कों में कितना दम है और पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, उनकी बातों में कितना दम है। आज इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझिए, फिर मेहमानों के साथ लौटते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 18 मार्च से देश भर के स्कूल बंद हैं। आने वाले कुछ महीनों तक इनके खुलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन तालाबंदी के बावजूद कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है, साथ ही बच्चों के अभिभावकों पर फीस भरने का दबाव बना रहे हैं। फीस न भरने पर ये बच्चों के नाम काटने तक की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन माता पिता लगातार फीस वसूली का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते कामकाज ठप हो गया है, सैलरी कट गई है और देरी से आ रही है, इसलिए वो फीस नहीं भर पा रहे हैं। कई स्कूलों ने नए सेशन में फीस बढ़ा दी है, इसका भी विरोध हो रहा है। वहीं कई स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर और लैब फीस सहित कई अनाप शनाप फीस भी वसूल रहे हैं, जैसे जनरेटर, स्कूल बस और टूर का शुल्क। कई पेरेंट्स एसोसिएशन तो फीस माफी के लिए सरकार से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब इस मामले पर गुजरात सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम विजय रूपाणी ने इन अभिभावकों को फीस भरने से राहत दे दी है। सरकार ने यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश पर लेते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक स्कूल नहीं शुरू होते तब तक स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं ले सकते। अगर स्कूल की ओर से फीस के लिए दबाव बनाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उन पर एक्शन लेंगे। नोटिफिकेशन में आगे लिखा है कि जिन अभिभावकों ने बच्चों की स्कूल फीस जमा करवा दी है उन्हें स्कूल खुलने के बाद फीस वापस दी जाएगी या उससे अगले महीने की फीस मानी जाएगी। सरकार ने स्कूलों को 2020-21 के सेशन के लिए फीस न बढ़ाने का भी सख्त आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि 30 जून तक फीस जमा न करने वाले किसी भी छात्र को निष्कासित न किया जाए। इस फैसले को अभिभावक बड़ी जीत मान रहे हैं, लेकिन प्रदेश के प्राइवेट स्कूल इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। गुजरात के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अब ऑनलाइन क्लासेस देने से इनकार किया है। उनके भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है कोरोना काल के दौरान वो भी टीचर्स और स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, ऐसे में अगर फीस नहीं मिलेगी तो उन्हें छटनी करनी पड़ेगी। स्कूल मैनेजमेंट मासिक फीस जमा करने का विकल्प दे रहे हैं। स्कूल जबरन फीस वसूली के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये मामला अकेले एक राज्य का नहीं है। देश भर में अभिभावक फीस वसूली के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट भी झुकने के मूड में नहीं। ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकारों को जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के भविष्य के साथ देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डूब रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो कुल मिला के गुजरात से उठा ये जो विवाद है, अब इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। पेरेंट्स और गुजरात सरकार का कहना है नो स्कूल नो फीस। पलटवार में स्कूल्स कह रहे हैं नो फीस नो स्कूल, नो ऑनलाइन एजुकेशन। अब इसमें बीच का रास्ता निकाला कैसे जाए?
सबके अपने अपने तर्क हैं। इन तर्कों में कोई क्या सॉल्यूशन निकल सकता है या फिर ये मुद्दा यूं ही उलझ कर रह जाएगा, इस पर करते हैं बातचीत। मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। अशोक अग्रवाल साहब जाने माने एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ गुजरात स्टेट स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन की ओर से जुड़ेंगे उनके नुमाइंदे, और ऑल गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन उनके नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दरअसल जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे विवाद के, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अशोक अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन फिलहाल आप गुजरात सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? ठीक किया सरकार ने? नहीं, देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, ये लॉकडाउन और कोरोना वाला, वैसे वैसे फीस का मुद्दा जो है ना और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अभी ये भी सर्टेन नहीं है कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे। मुझे तो लगता है पूरे साल खुलेंगे ही नहीं है, और क्या पता अगले साल भी इसको रोकना पड़े। फिर दूसरा ये है कि जो कोरोना और लॉकडाउन ने जो आम आदमी की कमर तोड़ दी है, आज अच्छे से अच्छे आदमी की भी यह हालत हो गई है कि स्कूल की फीस देने तक की जो है ना उसकी हालत नहीं है। नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों की तनख्वाहें कम हो गई हैं, काम मिल नहीं रहा है, नया काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट का भी बड़ा जेन्युइन वो है कि भाई हमारी स्थिति जो है खराब हो गई है, स्कूल भी चल नहीं रहा है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो बहुत सारे लोग अकेले दिल्ली के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, मे बी 2 लाख हो सकते हैं, और अगर हिंदुस्तान में लेंगे तो पता नहीं कितने लाख ये एम्प्लॉइज हैं जो स्कूल जो उनको तनख्वाह देता है उस पर डिपेंड करते हैं। वो अलग बात है, स्कूल किस तरीके से उनको तनख्वाह देता है, कम देता है तो उसमें से काट लेता है, या किस तरीके से शोषण करता है, वो एक अलग से एस्पेक्ट है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या जो एम्प्लॉइज की है वो जो है इस पर डिपेंड करती है। और आज की तारीख में जो स्कूल की जो इनकम है वो जो है जो फीस आती है मेनली उसके ऊपर आधारित है। 100% जो खर्चे होते हैं वो पेरेंट्स देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जहां टीचर और दूसरे एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, और दूसरी तरफ जहां जो पेरेंट्स हैं उनके पास पूरे पैसे नहीं है, वहां कोई एक मिडवे रास्ता निकलना चाहिए। टूटा कहां सर? क्योंकि ये कोई नहीं आर्गुमेंट कर सर, जब कोविड का आउटब्रेक जब शुरू हुआ था तो सरकार ने कहा था, केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने अपील की थी कि भाई आप ट्यूशन फीस आप जो है वो मत लीजिए, और जो एक मुश्त 3 महीने की फीस होती है उसको एक साथ मत लीजिए, आप महीनों में बांट लीजिए। अगर स्कूल्स भी अपनी तरफ से सिर्फ ट्यूशन फीस लेते तो फिर बात बन जाती शायद। बात यह है कि पेरेंट्स का ही कहना है कि भाई आप ट्यूशन फीस तो ले रहे हो, साथ ही साथ में आपने स्कूल बस फीस भी ले रहे हो, आप ऑनलाइन क्लासेस का एक्स्ट्रा फीस ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अलग से फीस ले रहे हो, आप दूसरे जो चार्जेस होते हैं, जो बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है उसके भी फीस आप चार्ज कर रहे हो। तो आपको लगता है कि स्कूल ने भी थोड़ी सी मर्यादा लांघी जिसकी वजह से मामला बिगड़ गया? नहीं, दिक्कत तो बेसिकली तो दिक्कत सारी स्कूल से ही है एक्चुअली में ना। स्कूल इतने सालों से मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहा है, और हमारा हमेशा एस्टिमेट ये रहता है कि जो फीस एक स्कूल लेता है वो कम से कम आधी जो है ना कानूनन तौर पे अनजस्टिफाइड है। तो इसका मतलब आधी फीस तो एक्स्ट्रा ही लेता जा रहा था, और ये सारे स्कूल इतना पैसा बनाते हैं कि अगले साल जो है एक नया स्कूल बना लेते हैं। काफी करोड़ों रुपया इनका सरप्लस में जमा रहता है। और हम कहते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो एक तरफ एम्प्लॉइज को लूटते हैं, दूसरी तरफ सरकार को लूटते हैं, तीसरी तरफ जो है पेरेंट्स को लूटते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो स्कूल है उनको ये समझना चाहिए कि वक्त की नाजुकता को समझना चाहिए और अपने आप को थोड़ा मेंड करना चाहिए। अगर ये स्कूल सारे मतलब पेरेंट्स को बुला लें, टीचर्स को बुला लें, कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी बैठ जाए। भास्कर पटेल साहब जुड़ चुके हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं गुजरात स्टेट स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन के। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ एक और खास मेहमान नरेश शाह साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन के, वो भी जुड़ चुके हैं। मिस्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये दोनों लोग वो हैं जो गुजरात में ये जो गवर्नमेंट का जीआर आया है उस पूरे विवाद के 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एक पेरेंट्स, दूसरा स्कूल्स। मैं भास्कर पटेल आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, आपको खामी क्या दिखी इस गवर्नमेंट के जीआर में? क्या प्रॉब्लम नजर आई आपको इसमें? जहां तक ये जीआर है
तो गुजरात में 1961 में जब बम्बई स्टेट में से गुजरात राज्य बना, तब से हमारा यूनियन स्कूलों के लिए काम कर रहा है। अब जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, बहुत सारी एनजीओज हैं और ये सारे के सारे स्कूल बम्बई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। इनके हिसाब इनकम टैक्स में देने पड़ते हैं, चैरिटी में देने पड़ते हैं। और जब सरकार ने देखा कि भाई अब हम पैसा नहीं दे सकते और ग्रांट दे के हम स्कूल नहीं चला सकते, तो 1994 में राज्य सरकार ने, उस वक्त की राज्य सरकार ने सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को परमिशन देना चालू किया। अब जब परमिशन देना चालू किया तो स्कूल बढ़ते गए। उस वक्त हमारे 7,600 स्कूल थे। आज परिस्थिति यह है कि 4,360 स्कूल ग्रांटेड रह चुके हैं और 16,000 सेल्फ फाइनेंस स्कूल हैं। हमारा यूनियन सभी स्कूलों के लिए काम कर रहा है, चाहे वो ग्रांटेड हो चाहे सेल्फ फाइनेंस हो, क्योंकि इन सब स्कूलों के लिए एक ही कानून लागू पड़ता है, वो है गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1972 एंड रेगुलेशंस 1974। तो अब जहां तक ये जो जीआर है, उसको मैं जीआर इसलिए नहीं बोलूंगा कि उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है सूचना का मतलब ये है कि दिस इज इंफॉर्मेशन। मोर ओवर गुजरात सरकार ने फीस स्ट्रक्चर के लिए एफआरसी बनाई हुई है। जो फीस रेगुलेटरी कमेटी है उसको इन्होंने लीगल स्टेटस देके रखा हुआ है। और जब खत्म हो गई ना सर स्टेटस दिया, अगर आप इसको जीआरई नहीं मान रहे फिर तो बात ही खत्म हो गई। कमेटी ने, फिर आप बच्चों से बदला क्यों ले रहे हैं सर? आपने ऑनलाइन क्लासेस क्यों बंद कर दी? हमने ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं की। हाँ, आज भी ऑनलाइन क्लासेस चालू है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको बता दूं 9 से 12 जो के क्लासेस हैं स्टैंडर्ड, उसके लिए राज्य सरकार ही चला रही है बाइसेक्ट से। बाकी रहा प्री प्राइमरी और प्राइमरी के क्लासेस का, तो फिर ये फिर जिन प्राइवेट स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का, हमें पता चला है कि लगभग 16,000 स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस जो बंद करने का फैसला लिया है। आप मानते हैं वो गलत कर रहे हैं स्कूल्स, बाकी स्कूल्स? चलिए, आपके फेडरेशन नहीं कर रही है, जो बंद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? जी, जो बंद कर रहे हैं उनका रिएक्शन बहुत ही नरेश जल्द था। हम तो ये कहते हैं, हाँ अच्छा, हम साहब सुनिए, हम ये कहते हैं कि उनको एक दफे सरकार के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए थी। और बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ये मुझे थोड़ा सा लॉजिकल, बिल्कुल सही बात है, आपकी बिल्कुल बात से सहमत। नरेश शाह के पास चलते हैं। नरेश शाह, स्कूल्स का ये कहना है सर, बिल्कुल आप लोगों के तर्क अपनी जगह सही है सर, लेकिन स्कूल वालों का मानना है कि भाई उनका भी अपना खर्चा है। उनको अगर स्कूल्स के बाकी खर्चे नहीं है तो कम से कम टीचर्स की फीस तो उनको देनी है, जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर उनके पास फीस ही नहीं आएगी तो फिर स्कूल का तो पूरा का पूरा इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगा ना। और जब इकोनॉमिकली स्कूल अगर खड़ा नहीं रह पाएगा तो फिर कौन सी एजुकेशन वो दे पाएंगे? तो उनका भी तर्क अपनी जगह सही है सर। सर मेरी बात सुनिए, पहले तो एक 5 मिनट मुझे जवाब दीजिएगा क्योंकि पूरी इंडिया सुन रही है। एजुकेशन शुड बी मस्ट फ्री। पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन फ्री है। आप अमेरिका चले जाइए, आप कनाडा चले जाइए, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री। कॉलेज में जब लड़का आता है, जब उनको डॉलर से उनका एग्जाम और उनकी फी भरनी पड़ती है। इंडिया में हमारे संसद में 6 से 14 बरस का जो लड़का है उनको आरटी एक्ट में उनको फ्री दिया हुआ है। एलिमेंट्री एक्ट में बच्चे को मुफ्त पढ़ाना है। इन स्कूल माफियाओं ने, मैं माफिया बोल रहा हूं आपको क्यों, कि 1 रुपये के 400 रुपये ये लोग कमा रहे हैं। भैया जब से पहले हम जो पढ़ते थे, आज से 40 साल पहले सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। इन सरकारी स्कूल को उस टाइम की सरकार ने जब देखा कि अभी आधुनिकीकरण से हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो लंदन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे गरीब जो बच्चे हैं वो लंदन तक नहीं जा रहे हैं,
कॉन्वेंट स्कूल, वहां की स्कूलों में। जब जाके 1997 में सीबीएसई का गठन हुआ और सीबीएसई को मान्यता इसीलिए मिली कि सरकारी कर्मचारी के लड़के अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो उनका भी ट्रांसफर हो तो हो जाए। अब मेरी बात सुनिए, जब स्कूल की मान्यता जब मिलती है, जब चैरिटी ट्रस्ट, जब से साहब ने बताया, प्रभाकर साहब ने, भास्कर साहब ने, चैरिटेबल ट्रस्ट जब खुलता है, जब बॉम्बे एक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से खुलता है, और चैरिटेबल ट्रस्ट जब मिलता है, जब नहीं नफा नहीं नुकसान से, प्रॉफिट लॉस, उसको आपका जब एफिडेविट होता है सरकार में, उस सरकार में आपको लिखना पड़ता है कि हम इस संगठन को चलाते हैं, जो हमारा क्रेडिट और डेबिट जो होता है उसमें जो भी पैसा बचेगा हम स्कूल में लगाएंगे, बच्चों के पीछे लगाएंगे, हम घर नहीं ले जाएंगे, तभी ये स्कूल की मंजूरी मिलती है। कुछ सालों से जब इस राजकारणियों ने इसके अंदर एंट्री मारी और कुछ कॉर्पोरेट मादक शाहजी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और स्कूल को अपना बिजनेस बना लिया। शाहजी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए मैं कह रहा हूं सर कि जो फ्री एजुकेशन का सवाल जो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा मुद्दे पर, मैं आपको थोड़ा सा मुद्दे पर लाना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा मुद्दे पर लाना चाहता हूं। शाहजी, आपकी बात सर मैं मुद्दे पर आपकी बात सही है सर। ये जो फ्री एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल ये 70 सालों से ये मुद्दा चल रहा है कि देश में एलिमेंट्री एजुकेशन, बिल्कुल फ्री एजुकेशन का मसला थोड़ा सा अलग है। कोरोना में जो सर फीस का फीस सर अगर नहीं है, अगर स्कूल नहीं है तो फीस नहीं है। ये जो सरकार ने ये फैसला लिया है, इसमें स्कूल्स का ये कहना है कि अगर आप हमें फीस नहीं देंगे तो हम टीचर की तनख्वाह कहां से देंगे, सीधा सीधा ये कह रहे हैं स्कूल। सर मैं वहीं पर आता हूं, 2017 में फी रेगुलेटरी कमेटी जब गुजरात में फर्स्ट टाइम आई तो आपके जो भी अकाउंटेबिलिटी है वहां रखनी है, उसके हिसाब से आपको फी नक्की होगी। आपकी फीस सैलरी नक्की होती है, आपको सैलरी दिखाइए, आप अपना सब एक्सपेंसेस दिखाइए, उसी हिसाब से एफआरसी भी नक्की करती है। इन एफआरसी के जो नियम है, कायदा है, उनको भी गोड़ के पी गए संचालक और एफआरसी से भी ज्यादा ये लोग फी लेने लगे। जब जाके हम पेरेंट्सों ने इनके सामने मोर्चा लगाया और इन कोरोना की महामारी 100 साल के बाद सर आई है, कटोकटी थी उसके बाद ये 100 साल की महामारी में जब रोजगार धंधा बंद है, सबकी नौकरी चली गई है, उस बावजूद में हमने खाली 3 महीने की सर फी माफी की बात करी थी इन स्कूल संचालकों को, सरकार को। आज सरकार जो एजुकेशन सेस ले रही है, हमारे 1,25,000 करोड़ रुपया सरकार केंद्र सरकार के पास है एजुकेशन सेस का, और गुजरात में 7500 करोड़ रुपया 7,500 रुपीज पैर में पड़े हुए एजुकेशन सेस का जो हमारे से लेते हैं। सर हमने खाली 3 महीने की फी माफी मांगी थी, इन लोगों ने नहीं दिया। जब जाके मुझे गुजरात हाईकोर्ट में जाना पड़ा, मैंने पिटीशन किया, ऑल गुजरात वाली मंडल नरेश शाह, मैंने पिटीशन करके वहां दाद मांगी। उसके बावजूद जब ये सरकार गुजरात हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया, हियरिंग हुई, ऑर्डर निकला, जब सरकार ने पूरा एफिडेविट करके पूरा सबमिशन करके हाईकोर्ट को सुपुर्द किया, आज जवाब आज किया मिस्टर शाह, मैंने मिस्टर शाह अपने शो की शुरुआत ही आज इसी बात से की थी कि कहीं ना कहीं मैं आ रहा हूं शाह सर आपके पास, मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के बताता हूं कि आज मैंने शो की शुरुआत ही इस तरह से की थी कि क्या स्कूलों ने एक मर्यादा जो है क्या उसका उल्लंघन किया, जिस वजह से यह विवाद पूरा पेचीदा हो गया। इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे शाह साहब, और पटेल साहब आप भी अपने जवाबों के साथ तैयार रहिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फटाफट लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो गुजरात सरकार ने एक फैसला लिया है अपने एक जीआर के तहत। गुजरात सरकार ने कहा है कि अगर स्कूल नहीं तो फिर फीस भी नहीं, और इसके विरोध में कई प्राइवेट स्कूल्स ने अब ऑनलाइन क्लासेस भी चलाना बंद कर दिया है।
अब इस पर जो है चर्चा हो रही है। शाह साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? पटेल साहब तो कह रहे हैं कि भाई स्कूल्स की ये जिम्मेदारी है, उन्होंने पूरे नियम कायदे जो हैं 70 के दशक से लेकर अब तक का, और इसमें केंद्र की क्या भूमिका है, राज्य की क्या भूमिका है, स्कूल्स की क्या भूमिका है, सब गिना दिया। कुछ कहना चाहेंगे सर? भास्कर साहब जो स्कूल चला रहे हैं वो 10,000 5,000 ईयरली, जैसी स्कूल के संगठन के प्रेसिडेंट है, बहुत बढ़िया। इन जैसे संचालक अभी इस जमाने में नहीं मिलेंगे सर। हम जो बात कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट माधाका की स्कूल की बात कर रहे हैं। भास्कर साहब 1970 से है, इनकी स्कूल इतनी फी नहीं ले रही है। आप समझिए हमको हाईकोर्ट में क्यों जाना पड़ा। हमने खाली 3 महीने की फी माफी मांगी थी, जब जाके आज गुजरात सरकार ने बहुत शाह साहब, मैं जरा पटेल साहब से आप जी गुजरात, मैं पटेल साहब से उनका वर्जन ले लूं सर। मैं पटेल साहब से उनका वर्जन ले लूं। पटेल साहब, दरअसल मेरा सवाल आपके लिए था। शाह जी जो कह रहे हैं सर, उस पर आपका क्या कहना है? पटेल साहब, मेरा सवाल दरअसल आपसे था जी। देखिए, सीधी सी बात है कि हर एक सरकार ने ये सोचा कि भाई अगर आपको राशन कार्ड पे शुगर लेनी है तो आपको राशन कार्ड की शुगर के लिए कार्ड लेके जाना पड़ेगा, सस्ती कीमत में मिलेगी। और अगर आपको फ्री मार्केट से शुगर लेनी है तो आपको ऐसा पैसा देना पड़ेगा। इस हिसाब से ये दो जो क्लास हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स, तो ये दो स्कूलों में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी गुजरात में 2 टाइप के स्कूल हैं। एक गवर्नमेंट गवर्न बाय गवर्नमेंट एंड सेकेंडली असिस्टेड बाय गवर्नमेंट, सरकार की ग्रांट से चलने वाले स्कूल। तो जहां तक सरकार की ग्रांट से चलने वाले स्कूल बहुत बढ़िया चल रहे थे, अच्छे नतीजे 10वीं के और 12वीं के आते थे, मगर सेल्फ फाइनेंस स्कूल जैसे जैसे मार्केट में बढ़ते गए ऐसे ऐसे ये सारे के सारे सरकारी स्कूल भी बंद होते गए और ग्रांटेड स्कूल भी बंद होते गए। तो जहां तक इन लोगों का नो फीस नो स्कूल, तो मैंने कल भी बोला था टीवी पे, आज भी बोल रहा हूं कि भैया देखो, बच्चे को केंद्र में रखो, बच्चे को किसी भी तरह आप बांध में मत लीजिए, उसको बांध में लेने की कोई जरूरत नहीं है। पेरेंट्स आज नहीं तो कल फीस देंगे आपको। मैं फटाफट से अशोक अग्रवाल की बात करता हूं। अशोक अग्रवाल, इस पूरी बहस में केंद्र में बिल्कुल जैसा पटेल साहब कह रहे हैं कि इस पूरी बहस के केंद्र में बच्चा है। अब स्कूल्स और पेरेंट्स एसोसिएशंस की टसल में बच्चे के एजुकेशन पर बुरा असर पड़ रहा है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई। दूसरी तरफ वो टीचर्स भी हैं सर जिनकी, अभी मैं सर्वे पढ़ रहा था, गुड़गांव में तो 1 लाख टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया कोविड के टाइम पे। तो ये एक अजीब सी स्थिति हमारे पास, एक तरफ बच्चों का भविष्य, दूसरी तरफ टीचर्स का करियर, ये दोनों का करियर जो है फंस गया बीच में। अब आपको लगता क्या है कि क्या बीच का रास्ता होना चाहिए? देखिए, पटेल साहब काफी समझदार व्यक्ति लगते हैं और उन्होंने बताया भी कि जो गवर्नमेंट स्कूल कैसे जो है उनकी खस्ता हालत कैसे हुई है। जब सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल्स आए और ज्यादा से ज्यादा आते रहे, उन्होंने उसको वो हटा दिया। और इसमें डेलिब्रेट है सारा गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी अपने स्कूलों को अच्छा बना के रखने की। जानबूझ के उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के साथ जो है उनका कुछ ज्यादा प्यार है और अपने स्कूलों को उन्होंने नीचे कर दिया। इसमें 3 बातें हैं। एक तो ये कि जो ऑनलाइन क्लासेस का मामला है, दूसरा ये कि गुजरात सरकार ने जो अपना एक नोटिफिकेशन किया है, और तीसरा ये कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, वो सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि एक तो ये इनइक्वलिटी है इसके अंदर, है डिस्क्रिमिनेटरी है। बहुत बड़ा सेक्शन तो बिल्कुल ही एडवांटेज उसका नहीं ले रहा। दूसरा ये कि जो एडवांटेज लेने की कोशिश भी कर रहा है, उसके भी अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या पोजीशंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने आप में समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। अभी उन्होंने कह दिया 3 घंटे की क्लासेस लगेंगी, हायर क्लासेस। तो हमारा ये समझना है, और अगर गुजरात सरकार ने खुद कहा है कि अनरियलिस्टिक है ऑनलाइन, मुझे लगता है, मैं सहमत हूं उससे। और मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बैड एजुकेशन है, नो एजुकेशन इज बेटर देन मतलब बैड एजुकेशन, तो ये स्टॉप्ड होनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि पेरेंट्स की भी मेहनत का आशा होती है और जो टीचर्स हैं वो भी, तो मेरा ये कहना है, एक लाइन 10 से 20 सेकंड का मेरा 10, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि बच्चों को बीच में बच्चों को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए।
मतलब जो स्कूल्स हैं, चाहे उनको फीस मिले या ना मिले, अगर जो पेरेंट्स और बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, एक सेकंड के लिए भी बच्चे अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। शाह जी, आपका फाइनल रिएक्शन सर। मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है सर। फिर ये जो बच्चे का जो करियर सफर हो रहा है, अब ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई, अब भविष्य क्या नजर आ रहा है सर? इस विवाद का भविष्य क्या होगा सर? सर, जो गुजरात सरकार ने जो ठराव पास किया है, जो गाइडलाइंस दी है, पूरी देश में इस गाइडलाइंस को लागू किया जाए। हर एक स्टेट में जितनी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले इस गाइडलाइंस को हर एक जगह लागू किया जाए। हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, नहीं, अगर हर जगह प्राइवेट स्कूलों ने बोल दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन बंद, तो फिर क्या होगा सर? नहीं सर, ये इनकी कोई, क्योंकि कोविड की महामारी में आज डिजास्टर मैनेजमेंट एपिडेमिक मैनेजमेंट जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, उसमें कोई भी स्कूल सरकार को बांध में नहीं ले सकती है। और आज गुजरात सरकार ने खुद बाई सेट करके अपना ऑनलाइन चालू किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है सरकार सब कुछ कर सकती है। अगर प्राइवेट स्कूल ज्यादा कुछ करेगी तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास रुपया भी है, गवर्नमेंट के ऑफिसर भी है, तो ये स्कूल वाले को चेतावनी देता ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट स्कूल्स अगर अपनी बात पर अड़े रहे तो फिर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश शाह जी, हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। भास्कर पटेल, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अशोक अग्रवाल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरी बहस में बच्चों का भविष्य दांव पर न लगे, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दें। नमस्कार।